यूनाइटेड नेशंस। अब हम यूनाइटेड नेशंस को, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? आर वी बैक? सारे आ गए वापस? ठीक हो गया जी। सो हमने अब डिस्कस करना है, द टॉपिक दैट वी आर अबाउट टू स्टार्ट इज यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस को टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस, द फंक्शंस ऑफ द यूएन, ऑर्गन्स जो हैं वो सारे के सारे। जी प्लीज 2 बजे तक पढ़ा दें, लाइट नहीं है कल से एंड एवरीथिंग इज गोइंग डेड, पावर बैंक भी राइट। तो हम कोशिश करेंगे कि हम 2:15 तक, क्योंकि जब तक हमारी क्लास है तो 2:15 तक हम पढ़ लें, उसके बाद में इसको रैप अप करवा दूंगा। 2:15 तक पढ़ लेता हैं। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस को हमने अब अंडरस्टैंड करना है कि यूनाइटेड नेशंस बेसिकली है क्या, हाउ इट वर्क्स, एंड यूनाइटेड नेशंस का हिसाब किताब हम देखेंगे, इसके पावर्स एंड फंक्शंस, इस तरह की चीजें सारी की सारी डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के ऊपर वो सवाल क्या पूछ सकता है एग्जामिनर हमसे। सवाल किस तरह के, किस क्वेश्चन का पूछ सकता है, किस किस्म का? वो ए हमसे पूछ सकता है व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ यूएन। वो बात कर सकता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वो हमसे पूछ सकता है सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ यूएन। वो हमसे सवाल पूछ सकता है रिफॉर्म्स इन यूएन। इस तरह की बात वो कर सकता है हमारे पास, कि वो पर्पसेस ऑफ यूएन पे बात कर सकता है, वो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस पे बात कर सकता है, वो सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ यूएन पे बात कर सकता है, वो रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशंस पे बात कर सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स जो है वो क्या होंगे, या सक्सेस और फेलियर्स ऑफ यूएन जो है वो क्या है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर भी और पास्ट के अंदर भी। और इसके अलावा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस बेसिकली क्या है, पर्पसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्या थी, क्यों थी यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन, इसकी रीजन क्या थी, ये किस तरह वर्क करती है, यानी पावर्स एंड फंक्शंस किस तरह ये काम करते हैं सारे के सारे। इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि कैसे काम करते हैं, क्या सारा कुछ होता है। हम कोशिश करेंगे कि इनके ऑर्गन्स को स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो मेन ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं वो जनरल असेंबली सेपरेट पढ़ने वाला है, सिक्योरिटी काउंसिल सेपरेट पढ़ने वाला है। सिक्योरिटी काउंसिल में ये वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर कब यूज हो सकती है, वीटो पावर कब यूज नहीं हो सकती, विच स्टेट कैन बिकम द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, राइट, यूनाइटेड नेशंस की मेंबर्स बनने का क्राइटेरिया क्या होता है। इस तरह की सारी चीजें जो है हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, सारे के सारा जो है वो पढ़ेंगे। इंडिया के बेसिस के ऊपर बात करेंगे कि इंडिया का जो बिड अपनी दी हुई है एज द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, उसके ऊपर क्या आर्गुमेंट है, क्या वो बन सकता है, नहीं बन सकता, पाकिस्तान का उसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान को स्टांस जो है वो क्या एग्जिस्ट करता है। ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह जो है हम डिस्कस जो है वो करेंगे। ये सारे का सारा पॉइंट ऑफ व्यू कि यूनाइटेड नेशंस किस तरह काम करती है, क्या सारा कुछ। बिफोर गोइंग टू द डिटेल, ये कुछ शुरू के कुछ इंट्रोडक्टरी बातें समझ लीजिए, या आप इसको समझ लीजिए रिलेटेड टू जो ऑब्जेक्टिव टाइप चीजें होती हैं यूनाइटेड नेशंस की, उसको समझ लें जरा शुरू में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत दफा आता है यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, और इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन है यूनाइटेड नेशंस को उसको समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जी, जो फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। फॉर्मेशन ऑफ यूएन 24 अक्टूबर 1945। कितनी स्टेट्स ने, या भी अंडरस्टैंड कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये सारी वो चीजें मैं आपको शुरू में बताने लगा हूं जो एमसीक्यूज में पिछले 15-20 सालों में पूछी हुई उन्होंने यूएन के ऊपर, तो इसको सब कुछ अंडरस्टैंड कर लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ यूएन 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। कहां पर हुई है? सैन फ्रांसिस्को में। जहां पे ये इसकी ये बनी है, उस कॉन्फ्रेंस का नाम भी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस ही था, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी। कितनी स्टेट्स ने बनाई?
51 स्टेट्स। तो इनिशियल कितनी स्टेट्स थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन की? देयर वर 51 स्टेट्स व्हिच इनिशियली फॉर्म्ड यूनाइटेड नेशंस वेयर इन सैन फ्रांसिस्को ड्यूरिंग द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस ऑन द 24th of October 1945, जहां पे हमारी फॉर्मेशन हुई थी। टू, एक दफा एमसीक्यू आया था, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस चार्टर साइंड? व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस चार्टर साइंड? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है चार्टर का। चार्टर 111 आर्टिकल हैं जी इसके अंदर, और ये चार्टर साइन हुआ है 26 जून 1945 को। चार्टर जो है वो साइन हुआ है 26 जून 1945 को, यानी फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन से ऑलमोस्ट 4 महीने पहले। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को फॉर्मेशन ऑफ यूएन की डेट तो पता थी 24 अक्टूबर। चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस की जो डेट है वो 26 जून है, 26 जून 1945। तो चार्टर ऑफ यूएन जिसके 111 आर्टिकल्स हैं वो 26 जून 1945 को साइन हुआ था। ये भी सैन फ्रांसिस्को में ही साइन हुआ था। सैन फ्रांसिस्को, इट वाज साइंड इनिशियली बाय 50 स्टेट्स, 50 स्टेट्स ने साइन किया था। अब इस चीज को बड़ा गौर से सुनिए कि फॉर्मेशन ऑफ यूएन की है 51 स्टेट्स ने, चार्टर साइन किया था इनिशियली 50 स्टेट्स ने। ये जो एक स्टेट एक्स्ट्रा है फॉर्मेशन वाली, ये स्टेट थी पोलैंड, जिसने 16 अक्टूबर 1945 को चार्टर साइन किया था। यानी यूनाइटेड नेशंस बनने से 8 दिन पहले पोलैंड ने चार्टर साइन किया था। चार्टर साइन 8 दिन पहले किया था, वो पोलैंड ने किया था 8 दिन पहले, राइट? तो 50 ये स्टेट्स जिन्होंने चार्टर साइन किया, उसके बाद पोलैंड जिसने 16 अक्टूबर को साइन किया, कुल मिला के होगी 51। इन 51 स्टेट्स ने 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन कर। तो फॉर्मेशन ऑफ यूएन हुई है 24 अक्टूबर को, चार्टर साइन हुआ है 26 जून को। दोनों हुए हैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर। फॉर्मेशन की 51 स्टेट्स ने, चार्टर साइन किया है 50 स्टेट्स ने। ये शुरू की कुछ 1-2 बातें जो है शुरू में हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। अब आगे चलते हैं। टोटल मेंबर कितने हैं जी इसके? इस वक्त 193 मेंबर है यूएन के। इनिशियल कितने थे? 51 जिन्होंने बनाया। अब कितने हैं? 193। जो लास्ट आपके पास मेंबर ऐड हुआ है उसका नाम था साउथ सुडान। साउथ सुडान 2011 में जो लास्ट कंट्री ऐड हुआ है एज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वो था साउथ सुडान। और कब ऐड हुआ है? 2011 के अंदर। तो 193 इसके मेंबर्स हैं, और आपके पास 2011 के अंदर साउथ सुडान जो लास्ट कंट्री है वो इसके अंदर ऐड हुआ था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। ये हमारे पास कुछ बातें आप शुरू के अंदर लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, एमसीक्यूज रिलेटेड जो बातें हैं हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्लियर है जी? इसके बाद आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस के 6 बेसिक ऑर्गन्स हैं। देयर आर 6 बेसिक ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कौन कौन से? नंबर 1 जनरल असेंबली, नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नंबर 4 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक। इकोसॉक पाकिस्तान इसका प्रेसिडेंट बना है अभी 2 महीने पहले। पाकिस्तान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 1 ईयर। और इसके बाद जो है 5वीं है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और 6ठी है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट में पंजाब सेक्रेटेरिएट है, जो भी सारा कुछ जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठती है सारी की सारी, सेक्रेटेरिएट, राइट? 6 बेसिक ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट। ठीक है जी? पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का प्रेसिडेंट है, जो कि 1 साल के लिए बनता है। पाकिस्तान इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का प्रेसिडेंट बना। ठीक है जी? एक साल के लिए बना भी, 1-1.5 महीना पहले। Pakistan became the member of United Nations on the 30th of September 1947.
पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 यानी 14 अगस्त को हम आजाद हुए, तकरीबन 1.5 महीने बाद हम इसके यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बन गए थे, राइट। तो 6 बेसिक ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा जो ऑर्गन्स आपके जहन के अंदर आ रहे हैं, जो भी बॉडीज आपके जहन के अंदर आती हैं आपके जहन में, फॉर एग्जांपल यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, राइट, आपके पास जो है वो WTO हो गया, WHO हो गया, ये सारी की सारी जो आपके पास ऑर्गन्स हैं ये सब कमेटीज हैं या सब ऑर्गन्स हैं। ये मेन ऑर्गन्स नहीं है, ये सब ऑर्गन्स हैं जो इनमें से किसी ना किसी एक के अंडर काम करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मेन ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा उनकी स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, वो ऑर्गन्स नहीं है, स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं या सब ऑर्गन्स हैं जो इनमें से किसी ना किसी एक स्टेट के किसी ना किसी एक के अंडर जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट जैसे पंजाब सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं लोग एडमिनिस्ट्रेशन के सारे के सारे। तो ये आपके पास 6 बेसिक ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। इसके बाद 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। There are 6 official languages of United Nations. Number 1, English. Number 2, French. Number 3, Chinese. Number 4, Russian. Number 5, Spanish. And number 6, Arabic. 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की। इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश, अरेबिक। अरेबिक लास्ट लैंग्वेज थी जो ऐड हुई थी ऑफिशियल लैंग्वेज 1973 में। लास्ट लैंग्वेज टू बी एडेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन 1973 वाज अरेबिक। अब यहां पे ट्रिकी बात आ गई, वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की 2 वर्किंग लैंग्वेजेस हैं। वर्किंग लैंग्वेजेस का मतलब यह है कि आपकी रेजोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशंस में पास होती है वो 2 जुबानों में पास हो सकती है, एक है इंग्लिश और एक है फ्रेंच। वर्किंग लैंग्वेज, वर्किंग लैंग्वेज है इंग्लिश प्लस फ्रेंच। देखिए ना, आजकल हमारे मुल्क में भी अदालतों के अंदर कभी कभार वर्किंग लैंग्वेज उर्दू होती है, या अदालतों में कभी कभार वर्किंग लैंग्वेज सिंध में सिंधी होगी, वर्किंग लैंग्वेज खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो होगी। वर्किंग लैंग्वेज जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो द 2 वर्किंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, एक इंग्लिश है और दूसरी फ्रेंच है। अगर आपके पास MCQ आए हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर, तो आंसर है 6। अगर आपके पास सवाल आए हाउ मेनी वर्किंग लैंग्वेजेस आर देयर, तो जवाब है 2, राइट। तो ये चीज बड़ी ट्रिकी है, इसको जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि हम जब लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास जो है वो चीजें आ जाती हैं, हम लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज और वर्किंग लैंग्वेज को मिक्स कर देते हैं सारे के साथ। क्लियर है? सवाल है व्हाई फ्रेंच? फ्रेंच बिकॉज फ्रेंच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। फ्रेंच सिर्फ फ्रांस में नहीं बोली जाती, फ्रेंच अफ्रीका के बहुत से कंट्रीज में बोली जाती है। मोरक्को की लैंग्वेज जो है फ्रेंच है। आपके पास कनाडा की सेकेंड नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच है। इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भी नेशनल लैंग्वेज है कनाडा की। तो फ्रेंच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट या बिगेस्ट जो आपके पास जो है वो स्पीकिंग लैंग्वेज जो है दुनिया के अंदर वो फ्रेंच है, और इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी आपके पास आती है। जी जी, आपके पास 2 लैंग्वेज है उनकी ऑफिशियल हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, कनाडा की भी। तो ये आपके पास वर्किंग लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट है और ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला कॉन्सेप्ट है आपके पास जो है वो एग्जिस्ट जो है वो करता है। 5th लैंग्वेज स्पेनिश, सारा लैटिन अमेरिका कवर हो जाता है स्पेनिश से, इसकी वजह से। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक शुरू की कुछ बातें जो आपने अंडरस्टैंड करनी थी MCQ रिलेटेड, वो बातें हमारे पास आ जाती हैं। अब चलते हैं जी आगे। इसके अंदर भी हम बाकी आहिस्ता आहिस्ता चीजें हम उसके अंदर ऐड करते जाएंगे जो हमें समझ आती जाएंगी। लेट अस डिस्कस, लेट अस स्टार्ट। जी सर, व्हाई नॉट ओनली इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो बाकी लैंग्वेजेस को भी तो प्रमोट करना है ना आपने। सिर्फ इंग्लिश जो है वो तो नहीं बोली जाती है। अब इतने बड़े कंट्रीज हैं, चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, दुनिया का सबसे पॉपुलस्ट कंट्री है आपके पास, पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे ज्यादा बड़ा कंट्री है, उसकी लैंग्वेज ऐड होती है उसके अंदर, फ्रेंच ऐड होती है, स्पेनिश ऐड होती है। ऑलमोस्ट सारा दुनिया कवर करनी है ना उन्होंने, तकरीबन सारी दुनिया कवर हो जाती है इन 6 लैंग्वेजेस के अंदर, राइट।
हाँ इंटरनेशनल लैंग्वेज तो है, लेकिन इसके अंदर ये बात है कि बाकी लैंग्वेजेस भी तो हमने उनको भी तो ऑप्शन देनी है ना। अब फ्रेंच की बात कर लें तो फ्रेंच जो है वो लोग उनको इंग्लिश आती भी होगी तो फ्रेंच में बात करते हैं, इंग्लिश बोलते ही नहीं। दे फील प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज। जर्मन जो है वो जर्मन में बात करते हैं, वो नहीं बात करते आपसे किसी और लैंग्वेज के अंदर, राइट? उनको आती भी होती है तो कभी कभार वो नहीं बात करते आपसे। उसकी रीजन ये होती है कि बिकॉज दे फील प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल, तो दे नीड टू कवर एक आपने ये भी तो यूनिटी की बात करनी है ना, इक्वालिटी की बात करनी है। तो यूनाइटेड नेशंस इक्वालिटी और यूनिटी की बात करता है, तो उसके अंदर फिर उनको बाकी लैंग्वेजेस को भी ऑप्शन पावर देनी पड़ती है। तो यूनाइटेड नेशंस की हमने चीजें अंडरस्टैंड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर्स सॉरी फंक्शंस एंड पर्पसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्पसेस ऑफ यूएन से। जब हम पर्पसेस ऑफ यूएन की बात करते हैं, पर्पसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, तो आर्टिकल 1 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, आर्टिकल 1 ऑफ द जी इकरा यू राइट, आर्टिकल 1 यूएन हैज 193 मेंबर्स है। आर्टिकल 1 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो है वो पर्पसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस को डील करता है। द पर्पसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर रिटन इन आर्टिकल 1 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। वो जो 4 पर्पसेस लिखे हुए हैं उसके अंदर वो कौन कौन से हैं, जरा वो लिख लेते हैं। वो हमारे पास 4 पर्पसेस कौन कौन से हैं। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स। नंबर 3, cooperate to solve economic, social, cultural and humanitarian problems. Cooperate to solve economic, social, cultural and humanitarian problems. ये नंबर 3 पे आ जाती है। नंबर 4 पे, to become the center for harmonizing of actions of nations. Maintenance of international peace and security, development of friendly relations among the nations, cooperate to solve economic, social, cultural and humanitarian problems, to become the center for harmonizing of actions of nations. ये हमारे पास जी थोड़ा सा अच्छा लिखें, मेरी राइटिंग है इसी तरह की, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा इसको बेहतर लिखूं। हमारे पास जो 4 पर्पसेस हैं बेसिकली, वो 4 पर्पसेस हमारे पास आर्टिकल 1 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंदर लिखे हैं। वो 4 पर्पसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंदर जो हमारे पास लिखे हुए हैं वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस, नंबर 3 है कोऑपरेट टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स, चौथा है टू बिकम द सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग ऑफ एक्शंस ऑफ नेशंस। राइट, ये हमारे पास 4 पर्पसेस हैं जिनकी बेसिस पर यूनाइटेड नेशंस जो है वो बनाया गया। यानी यूनाइटेड नेशंस जिन पर्पसेस की वजह से बनाया गया, जिन रीजंस की वजह से बनाया गया, वो ये 4 रीजंस एग्जिस्ट करते हैं कि जिनकी बेसिस पर आपके सारे का सारा यूनाइटेड नेशंस जो है वो वर्क करेगा। तो अगर आपने ये देखना है कि इफ समथिंग is a failure of United Nations or a success of United Nations, तो आप उनको इन 4 चीजों के अंदर ऐड करके देखिए कि अगर आपने ये 4 चीजें आपको नजर आती हैं कि ये 4 चीजें फुलफिल हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सक्सेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस है।
अगर उन 4 चीजों में से कोई चीज फुलफिल नहीं हो रही, यानी वो जो प्रॉब्लम आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, जो सिचुएशन आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, ये कौन कर रहा है शोर? एक हमारे यहां पे हो रहा है ऑफिस के अंदर ये शोर, इधर देखिएगा, इनको कहीं जरा शोर ना करें। अगर आपने कोई भी सिचुएशन देख लीजिए, अगर ये सिचुएशन आपको नजर आती है कि वो सिचुएशन जो है वो फॉर एग्जांपल इन 4 चीजों को फुलफिल कर रही है, इफ इट इज फुलफिलिंग दीज 4 सिचुएशंस, इसका मतलब ये है कि वो फिर सक्सेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस बनती है। अगर वो इन 4 चीजों में से किसी एक चीज को फुलफिल नहीं कर रही, तो दैट मींस कि वो सिचुएशन एक फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो एनीथिंग दैट यू अंडरस्टैंड, एनीथिंग दैट यू रीड, एनीथिंग दैट यू हियर, अगर आप उसको इन 4 पर्पसेस के अंदर ऐड करके देखिए, इफ समथिंग इज in accordance with these purposes, that becomes a success. If it is not in accordance with these purposes, that becomes a failure of the United Nations. तो ये हमारे पास 4 purposes है जिनकी बेसिस पर यूनाइटेड नेशंस बना। अब यहां से आगे हमारे पावर्स एंड फंक्शंस शुरू होते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो पावर्स और फंक्शंस हैं वो कैसे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर ऑर्गन के पावर्स और फंक्शंस को सेपरेटली पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो चीजें कि पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं। तो जब मैं आपको आईसीजे पढ़ाऊंगा तो आईसीजे के अंदर आपको मैं कुलभूषण यादव केस भी समझाऊंगा कि कुलभूषण यादव केस क्या था और कुलभूषण यादव केस के अंदर जो है वो चीजें किस तरह पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट क्या था, इसका क्या डिसीजन आया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या फैसला दिया, कौन जीता कौन हारा, वो भी चीजें इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप हर ऑर्गन के पावर्स और फंक्शंस को सेपरेटली पढ़ेंगे। तो जब आप पावर्स एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे तो फिर अगर आपको वो कोई चीज नजर समझ आती है कि भाई समथिंग इज अ सक्सेस ऑफ जनरल असेंबली या समथिंग इज अ सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो आप देखिएगा क्या पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल या क्या पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली वो पूरे हो रही हैं, वो सिचुएशन पूरा कर रही है। अब हम बात करने लगे हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पहला हम पढ़ेंगे जनरल असेंबली। हम जनरल असेंबली को पढ़ेंगे, राइट? जी, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली को हम पढ़ने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं। 5 पावर्स एंड फंक्शंस है जनरल असेंबली के, 5। वो कौन कौन से हैं? इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आप शुरू की कुछ बातें लिख लीजिए जो आपको मैं जनरल असेंबली में बताने लगा हूं, जो आप जनरल असेंबली के स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ लीजिएगा। लेट अस अंडरस्टैंड जनरल असेंबली को थोड़ा सा इनिशियल पढ़ लेंगे, फिर मैं पावर्स एंड फंक्शंस आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? पॉइंट नंबर 1 जो जनरल असेंबली के अंदर जो है वो डील करता है एट द एंड ऑफ द डे, वो पहला पॉइंट क्या है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। प्रेसिडेंट जो है वो जनरल असेंबली का वो 1 साल के लिए इलेक्ट होता है। ठीक हो गया जी, पहली पॉइंट। दूसरा, एवरी सिंगल स्टेट हैज ओनली 1 वोट। एवरी सिंगल स्टेट हैज ओनली 1 वोट। एवरी सिंगल स्टेट हैज ओनली 1 वोट, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। एवरी सिंगल स्टेट हैज ओनली 1 वोट, बट ईच स्टेट can be represented by up to 5 representatives at the same time. Every state has only 1 vote, but every state can be represented by up to 5 representatives at the same time. यानी एक बंदे को एक स्टेट का 1 वोट होता है, लेकिन एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 लोग बैठ सकते हैं, अप टू 5 पीपल। मतलब एक भी बैठ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, मैक्सिमम 5। सो फॉर एग्जांपल अगर जो पाकिस्तान की डेलीगेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में बैठी होगी, उसके अंदर 5 लोग बैठ सकते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन वोट उनके पास एक ही होगा, वो एक ही वोट करेंगे।
So every single state has only one vote, but each state can be represented by up to 5 people at one time. वो एक टाइम के अंदर जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 5 लोग जो है वो बैठ सकते हैं. ठीक हो गया जी? ये पॉइंट क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक हो गया. थर्ड पॉइंट पे चलते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने लगा. थर्ड पॉइंट और सुनिए. ऑल द मेंबर्स of the United Nations, सुनिए बड़ी इंपॉर्टेंट, all the members of the United Nations are by default the members of the General Assembly. All the members of United Nations are by default the members of the General Assembly, या आप कह सकते हैं all the members of the General Assembly are by default the members of the United Nations. दोनों बातें ठीक है, दोनों बातें जो मर्जी कर रहे हैं. अब ये बात मैंने क्यों की है? इसीलिए की है कि हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं. ये 193 मेंबर्स हमें कैसे पता चले? तो जितने मेंबर्स जनरल असेंबली के होंगे उतने ही मेंबर यूनाइटेड नेशंस के होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के तो 15 मेंबर होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54 मेंबर होते हैं, 54 मेंबर होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54 मेंबर होते हैं. तो यूनाइटेड नेशंस के जो ओवरऑल 193 मेंबर हैं, ये हमें कैसे पता चला 193 है? तो भाई जितने मेंबर सिक्योरिटी जनरल असेंबली में बैठेंगे उतने ही मेंबर आपके यूनाइटेड नेशंस के होंगे. या फिर आप ये कह लें कि जितने मेंबर यूनाइटेड नेशंस के होंगे वो सारे के सारे जनरल असेंबली में बैठेंगे. जिस तरह अब आपकी नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली के 342 मेंबर हैं, ठीक है जी. लेकिन अगर आगे जो कमेटीज बनी हुई हैं, हर कमेटी में कोई 5 मेंबर है, कोई 6 मेंबर है, कोई 8 मेंबर है, कोई 10 मेंबर. तो हमें कैसे पता चला कि पाकिस्तान के पूरे सिक्योरिटी नेशनल असेंबली के 342 मेंबर हैं? तो जितने मेंबर जनरल इसमें बैठेंगे नेशनल असेंबली में, उतने मेंबर पूरे के पूरे आपके कंसिडर जो है वो किए जाएंगे. तो सेम इसी तरह ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली, और ऑल द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली आर बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ठीक हो गया? Point number 4, to pass anything in the United Nations General Assembly. चौथा point, to pass anything in United Nations General Assembly, 2/3 majority of the members is needed. 2/3 majority of the members is needed to pass any resolution in the United Nations General Assembly. जनरल असेंबली के अंदर कोई आपने रेजोल्यूशन पास करनी है, जनरल असेंबली के अंदर कोई आपने वोटिंग करवानी है, जनरल असेंबली में किसी भी किस्म का कोई काम है, तो जिसके अंदर वोटिंग होगी तो वोटिंग के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए. मतलब जिस भी सिचुएशन में 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी फिर वो सिचुएशन कामयाब होगी, फिर वो सिचुएशन जो है वो उसको वो कहेंगे कि इंप्लीमेंट हुई. तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इज नीडेड टू पास एनी रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. ये आपके पास चौथा पॉइंट आता है. क्लियर हो गया जी? ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपके पास? क्लियर है जी? अब चलते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली. नंबर 1, deliberative powers. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली के अंदर डेलिब्रेटिव पावर्स जो एग्जिस्ट करती हैं. नहीं, ये पावर्स एंड फंक्शंस अब डिस्कस करने लगे. फिफ्थ तो नहीं बताया, 4 पॉइंट्स आपको मैंने शुरू के अंदर बताए, उसके बाद हम पावर्स एंड फंक्शंस को डिस्कस करने लग पड़े. वो तो शुरू के इनिशियल 4 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करने थे वो तो वैसे डिस्कस किए. अब वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली. ठीक है जी? फोर्थ पॉइंट था आपके पास, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इज नीडेड टू पास अ रेजोल्यूशन इन द जनरल असेंबली. 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इज नीडेड टू पास अ रेजोल्यूशन इन द जनरल असेंबली. ये चौथा पॉइंट था हमारा. डेलिब्रेटिव पावर्स को हम डिस्कस करने लगे. डेलिब्रेटिव पावर्स ऑफ द जनरल असेंबली. So deliberative powers and functions of the general assembly को हम डिस्कस करने लगे. पहला पॉइंट हम क्या है, deliberative powers में पहला पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं. जरा गौर से सुनिए, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिए.
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो डेलिब्रेटिव पावर्स हैं उनमें से पहला पॉइंट ये है कि द जनरल असेंबली कैन टेक अप अ मैटर, कैन डिस्कस अ मैटर, कैन रिकमेंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम एंड कैन पास अ रेजोल्यूशन। पहला पॉइंट समझ लीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल कैन जनरल असेंबली कैन टेक अप अ मैटर, discuss that matter, recommend solutions to the problem and pass a resolution. These four powers are collectively known as the deliberative powers of the General Assembly. ये चार जो पावर्स आपको मैंने बताई हैं, जो फंक्शंस बताई हैं, इनको कलेक्टिवली डेलिब्रेटिव पावर्स एंड फंक्शंस कहते हैं। जनरल असेंबली कैन टेक अप अ मैटर, डिस्कस दैट मैटर, recommend solutions to the problem and pass a resolution. All these 4 points are collectively known as the deliberative powers and functions of the General Assembly. क्लियर हो गया? तो deliberative powers और functions का मतलब है कि जनरल असेंबली किसी मैटर को टेकअप कर सकती है, उसको डिस्कस कर सकती है, उसके सॉल्यूशंस रिकमेंड कर सकती है और रेजोल्यूशन पास कर सकती है। ये चार चीजें जो है कलेक्टिवली, इनको आप deliberative powers and functions कहते हैं। अच्छा, deliberative powers and functions का दूसरा पॉइंट क्या है? deliberative powers and functions का दूसरा पॉइंट ये है, जो आपको याद है जब हम कश्मीर पढ़ रहे थे तो कश्मीर के अंदर हमने एक आर्टिकल का रेफरेंस दिया था, आर्टिकल 2 पैराग्राफ 7 ऑफ द यूएन चार्टर, और हमने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस कैन नॉट इंटरवीन इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी स्टेट। क्लियर है? ये रेफरेंस यहां पे भी आएगा, आर्टिकल 2 पैराग्राफ 7। इट इज वन ऑफ द डेलिब्रेटिव पावर्स ऑफ द जनरल असेंबली that General Assembly cannot intervene in the domestic affairs of any state according to Article 2 paragraph 7 of the UN Charter. According to Article 2 paragraph 7 of the UN Charter, the United Nations General Assembly cannot intervene in the domestic affairs of any state, and this function of not intervening in any state's internal affairs is the deliberative powers and functions of the General Assembly. तो जनरल असेंबली का पहला डेलिब्रेटिव पावर एंड फंक्शन क्या था? टेक अप अ मैटर, डिस्कस दैट मैटर, रिकमेंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, पास अ रेजोल्यूशन। दूसरा, दे कैन नॉट डायरेक्टली इंटरवीन इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी स्टेट। तीसरा, जनरल असेंबली कैन नॉट डिस्कस अ मैटर दैट इज अंडर डिस्कशन एट द सेम टाइम इन सिक्योरिटी काउंसिल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। General Assembly cannot discuss a matter that is under discussion in the Security Council at the same time. अगर कोई एक मसला सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हो रहा है उसी वक्त, तो जनरल असेंबली उसको डिस्कस नहीं कर सकता। जनरल असेंबली कैन नॉट डिस्कस अ मैटर दैट इज अंडर डिस्कशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल एट द सेम टाइम unless requested by the Security Council to discuss the matter. अगर सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वेस्ट करेगी जनरल असेंबली से कि ये मैटर को डिस्कस करें, तो जनरल असेंबली उस मैटर को डिस्कस करेगी, वरना नहीं वो कर सकती। यानी इफ अ मैटर इज अंडर डिस्कशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल, इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड बाय द जनरल असेंबली एट द सेम टाइम, बट इट कैन बी डिस्कस्ड बाय द जनरल असेंबली इफ द सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वेस्ट द जनरल असेंबली टू डिस्कस द मैटर। अगर जनरल असेंबली को रिक्वेस्ट की जाए सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कि सर हम जिस मसले को भी डिस्कस कर रहे हैं आप भी इसको डिस्कस करें, तो तब वो उसको डिस्कस कर सकता है, वरना वो उसको डिस्कस नहीं कर सकता। ये आपके पास कुछ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली में से जो डेलिब्रेटिव पावर्स एंड फंक्शंस हैं, उसमें से पहले 3 पॉइंट्स जो हैं डेलिब्रेटिव पावर्स एंड फंक्शंस के, वो ये 3 हैं। ठीक है जी। अब जनरल असेंबली की दूसरी पावर्स एंड फंक्शंस पर चलते हैं। दूसरे हैं इनके फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस। जनरल असेंबली के जो दूसरे पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस सिंपल अंडरस्टैंड कर लीजिए। पूरे यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है, पूरे यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है वो कौन बनाता है? वो जनरल असेंबली बनाती है। जनरल असेंबली फाइनलाइजेस द बजट ऑफ द एंटायर यूनाइटेड नेशंस, पूरे यूनाइटेड नेशंस का।
यानी उसमें सिक्योरिटी काउंसिल भी है, उसमें आईसीजे भी है, उसमें सारे ही हैं, किसको कितनी तनख्वाह जाएगी, किसकी कितनी तनख्वाह है, किसका क्या सारा कुछ है, एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड बाय द जनरल असेंबली. The General Assembly finalizes the budget of everything, every organ in the United Nations. तो अब आप इसमें पहली बात क्या लिखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस में, ऑफ द फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस में ऑफ द जनरल असेंबली. द जनरल असेंबली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बजट और एलोकेशन ऑफ द बजट टू द एंटायर यूनाइटेड नेशंस. अब इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको मैं समझाने लगा. वो ट्रिक क्या है? ये जो बजट है यूनाइटेड नेशंस का, ये 2 साल के लिए बनता है, 1 साल के लिए बजट नहीं बनता. द बजट इज फाइनलाइज्ड फॉर 2 years, नॉट फॉर 1 year. तो पहली बात आपके पास क्या आई कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अलॉट्स या एलोकेट्स द बजट ऑफ द एंटायर यूनाइटेड नेशंस फॉर 2 years अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ द यूएन चार्टर. रेफरेंस भी लिख लें, आर्टिकल 17 ऑफ द यूएन चार्टर. जो यूनाइटेड नेशंस का जो आर्टिकल चार्टर का आर्टिकल 17 है, वो डील करता है बजट ऑफ यूनाइटेड नेशंस को. यूनाइटेड नेशंस का बजट जो है वो कौन फाइनल करता है? इसको जनरल असेंबली फाइनल करती है. किस आर्टिकल के तहत फाइनल करती है? आर्टिकल 17 ऑफ द यूएन चार्टर के तहत उसको फाइनल करती है. क्लियर है जी? तो ये हमारे पास पहला पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर अंडरस्टैंड होता है. ये इनके पास पैसा आता कैसे है ये मैं बताता हूं अभी आपको. लेकिन पहली बात हमने फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस में डिस्कस कर ली कि आपके पास जो है वो बजट एलोकेट जो होता है पूरे आपके पास, वो ये है कि आपका जो यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है इसको जनरल असेंबली जो है वो हाईलाइट जो है वो करती है. क्लियर हो गया जी? स्टेटमेंट रिपीट कर दूं, मैं रिपीट ये कर रहा हूं कि द बजट ऑफ द एंटायर यूनाइटेड नेशंस इज एलोकेटेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 years अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ द यूएन चार्टर. ठीक है जी? ट्रिक इसके अंदर ये था कि बजट 2 साल के लिए आता है. हर साल बजट, जो हम तो हर साल बजट देखते हैं ना, तो लोग तो ये बात करते हैं ना, जो भी यूनाइटेड नेशंस पे बात करता है वो कहता है यूनाइटेड नेशंस बजट बनाता है, सॉरी जनरल असेंबली बजट बनाती है यूनाइटेड नेशंस का. हाँ जी, लेकिन ट्रिक उसके अंदर ये है कि बजट 2 साल के लिए आता है, साल का नहीं आता बजट. इसलिए लोग जो है आधी बात लिखते हैं कि जब बजट जो है ना वो एलोकेशन कौन करता है? वो यूनाइटेड नेशंस की बजट एलोकेशन जनरल असेंबली करती है. लेकिन करती कितने साल के लिए? 2 साल के लिए. 1 साल के लिए नहीं करती, 2 साल के लिए करती है. ठीक है जी? दूसरी बात, फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस में सवाल यह है कि इनके पास ये पैसा आता कहां से? पैसा जो यूनाइटेड नेशंस का वो आता कहां से है? अब यूनाइटेड नेशंस के पास जो पैसा आता है, राइट, वो आपके पास 2 तरीकों से आता है. देयर आर 2 ways फॉर द कलेक्शन ऑफ फंड्स, फॉर द कलेक्शन ऑफ जो आपके पास अमाउंट है इन द यूनाइटेड नेशंस. क्लियर है जी? वो कैसे आता है? 2 तरीकों से. वो कौन कौन से हैं? एक है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, और दूसरा है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन. एक है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन और दूसरा है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन. 2 तरीके हैं जी. यूनाइटेड नेशंस का बजट जो इकट्ठा होता है वो 2 तरीकों से होता है. एक का नाम है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन और दूसरे का नाम है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन. अब ये आगे से कैसे होता है अब ये समझ लीजिए. कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं आपकी 193 मेंबर स्टेट्स जो हैं वो अपने अपने जो मेंबरशिप की फी देती हैं. the members of the United Nations contribute, members of UN contribute. ये कंपल्सरी है कि उन्होंने कंट्रीब्यूट करना ही करना है. यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट करना ही करना है, राइट? तो पहला तरीका है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन का, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं. इसको आप मेंबरशिप की फीस समझ लें. भाई अगर आप जिमखाना के मेंबर हैं तो आपको जिमखाना की हर साल की फीस देनी पड़ेगी, तो तभी आप जिमखाना की फैसिलिटी को एंजॉय करेंगे ना. तो सेम इसी तरह अगर आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं तो यूनाइटेड नेशंस की जो फैसिलिटीज हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो आपके पास जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन है,
उसके फंक्शंस को आप तब एंजॉय कर सकते हैं जब आप उसकी आपकी फी पे करेंगे। तो वो क्या है, वो आपके पास मेंबरशिप की फी है जो आपको पे करनी पड़ती है यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स को। क्लियर है? अब इसमें सवाल आता है कि फीस कितनी होती है, राइट? आपके पास फीस कितनी है आपके पास जो वो उन्होंने पे करनी होती है, राइट? जी, हर साल मेंबरशिप फी देते हैं। मेंबरशिप फीस हर साल आती है। एवरी ईयर the states have to contribute their membership fee for the United Nations. यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप फी हर साल जमा होती है, लाइफ टाइम नहीं मेंबरशिप होती, हर साल होती है। मेंबरशिप तो लाइफ टाइम आपके पास हो जाती है, लेकिन उसकी फी आपको हर साल पे करनी पड़ती है। ये तो नहीं कि एक दफा ही आपने पे कर दी, आपके पास जो है वो आपको फी हर साल पे करनी पड़ती है जो आपकी मेंबरशिप की आपके पास होती है। बात मैं कर रहा था कि यूनाइटेड नेशंस के पास पैसा कहां से आता है। यूनाइटेड नेशंस के पास पैसा आता है दो तरीके से, एक है कंपलसरी कंट्रीब्यूशन, एक है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। कंपलसरी कंट्रीब्यूशन में मैंने आपको ये बताया कि यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं, जनरल असेंबली के यूनाइटेड नेशंस के जो 193 मेंबर्स हैं, वो हर साल अपनी मेंबरशिप की फीस अदा करते हैं। वो अपनी मेंबरशिप के पैसे जो है वो अदा करते हैं, फिर वो पैसा जो है वो आगे बजट के अंदर ऐड होता है और बजट आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारी की सारी चीजें। अच्छा, सवाल ये है कि किस तरह, कितने पैसे अदा होते हैं, कितनी मेंबरशिप की फीस है। अब ये जो हिसाब किताब है, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? ये स्पेसिफिक फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाउ द स्टेट्स कंट्रीब्यूट डिपेंडिंग अपॉन टू थिंग्स। ए, जीएनपी प्लस ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन। हर जो स्टेट है वो डिफरेंट कंट्रीब्यूट करती है यूनाइटेड नेशंस को। ये नहीं है कि हर स्टेट की एक ही मेंबरशिप फीस है, हर स्टेट डिफरेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है यूनाइटेड नेशंस को। कैसे अमाउंट फाइनल होती है, कितनी अमाउंट जो है वो पे करती है, अब इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि हर स्टेट अपने जीएनपी प्लस ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितने पैसे जो हैं वो उसने जो है वो पे करने। जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो जीडीपी प्लस द जो है आपके पास रेमिटेंसेस, उसको आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हो। जीडीपी प्लस रेमिटेंस कहते हैं जो बाहर से पैसा आता है आपके मुल्क के अंदर। तो आप सादी जुबान में ये समझ लो कि एक साल में जो एक मुल्क जितनी भी कमाई करता है उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, राइट? उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको आप जीएनपी कहते हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओवरऑल जो कमाई, पूरे साल की कमाई जो एक स्टेट की होती है वो उसकी जीएनपी होती है, जिसके अंदर उसकी डोमेस्टिक जो उसने कमाया होता है वो भी होता है, जो उसने इंटरनेशनल कमाया होता है वो भी होता है, सारा कुछ इकट्ठा होकर उसकी जीएनपी बनती है। इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब हर साल हो सकता है हर स्टेट की कमाई डिफरेंट हो, एक साल उसकी कमाई ज्यादा है, अगले साल उसकी कमाई कम है, तो जिस साल उसकी कमाई ज्यादा होगी वो ज्यादा पैसे पे करेगी, जिस साल उसकी कमाई कम है वो कम पैसे पे करेगी। क्लियर है? तो हर साल जीएनपी क्योंकि स्टेट्स की डिफरेंट होती रहती है, तो स्टेट्स उस हिसाब से अपनी कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से करती हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, आपको मैं बताने लगा। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस अपना बजट बनाता है। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस अपना बजट बनाता है, जो आपको बताने लगा हूं, समझ लीजिए। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस अपना बजट बनाता है। बजट बनाने के बाद स्टेट्स की जो जीएनपीज होती हैं उसके ऊपर वो बजट डिवाइड कर दिया जाता है। जिसकी जीएनपी ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा परसेंटेज आ जाती है, जिसकी जीएनपी कम है उसके पास कम परसेंटेज आ जाती है। यानी आपका जो पूरा बजट है वो आपकी जितने भी कमाई है उसके ऊपर डिवाइड हो जाता है। आपको बता दें सर आपने इस साल 300 रुपए देना है, सर आपका 325 रुपए है, आपका 400 रुपए बनता है, आपका 500 रुपए बनता है। यानी जीएनपी के पहले बजट बनता है और फिर जीएनपी के हिसाब से डिवाइड हो जाता है। अगर जिसकी जीएनपी 2 है फॉर एग्जाम्पल और उसके ऊपर 10 रुपए लग गए हैं, तो जिसकी जीएनपी 1 होगी वो 5 रुपए देगा। हर साल पहले बजट बनता है, बजट बनाने के बाद स्टेट्स की जीएनपी के ऊपर वो बजट डिवाइड हो जाता है। जिसकी जीएनपी ज्यादा होती है उसके ऊपर ज्यादा बजट एलोकेट हो जाता है, जिसकी जीएनपी कम होती है उसके ऊपर कम बजट एलोकेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है सबके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टेट की जीएनपी 10 है वो 10 रुपए देगी, अगर एक स्टेट की जीएनपी 5 है वो 5 रुपए देगी। फॉर एग्जाम्पल आप अंदाजा लगा लो कि टोटल बजट है 100 रुपए का, 100 रुपए का टोटल बजट है, ठीक है। स्टेट्स जो है वो 50 है, 50 स्टेट्स हैं।
ठीक है, अगर आप 50 स्टेट्स की अगर इक्वली डिवाइड करें तो हर स्टेट 2-2 रुपए दिए तो 100 रुपए पूरा हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ स्टेट्स इसमें ऐसी हैं कि जिनकी जीएनपी ज्यादा है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी जीएनपी कम है, राइट। इमेजिन कर रहे हैं कि इन 50 में से 25 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी जीएनपी 2 है, जीएनपी 2 है, और 25 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी जीएनपी 1 है। तो जिनकी 25 स्टेट्स की जो जीएनपी जिनकी 2 है वो डबल द अमाउंट पे करेंगी उनसे जिनकी जीएनपी 1 है। टोटल 100 रुपया है, 100 रुपया डिवाइड हो जाएगा इस तरह स्टेट्स के ऊपर, जिनकी जीएनपी 2 होगी वो ज्यादा पे करेंगे, डबल दी अमाउंट पे करेंगे, जिनकी जीएनपी 1 होगी वो हाफ अमाउंट पे करेंगे उन स्टेट से जिनकी जीएनपी ज्यादा है, राइट। 100 रुपया बजट है, इस तरह डिवाइड हो जाएगा, जिनकी जीएनपी 2 है उनके ऊपर डबल अमाउंट पड़ जाएगी, जिनकी जीएनपी 1 है उनके पास सिंगल अमाउंट पड़ेगी, यानी हाफ अमाउंट पड़ेगी उनसे। 100 रुपया डिवाइड हो जाएगा उस तरह स्टेट्स के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह आपके पास चीजें जो है वो डिवाइड हो जाती हैं अल्टीमेटली आपके पास, जिनका हिसाब किताब आप जो है वो डिवाइड आपका हो जाता है। इसमें आप इमेजिन कर लें कि आपके पास जिन स्टेट्स जिनकी 25 है, जिनकी 25 आपके पास स्टेट्स है जिनकी 2 जीएनपी है, अगर वो 2 रुपए पे करें तो 50 रुपए बन गए। एक 25 स्टेट्स है जिनकी 1 है तो वो 25 रुपए पे करेंगी तो कितने बन गए? 75 बन गए। लेकिन आपके पास टोटल बजट कितना है? 100 रुपए का। इसका मतलब है कि जो जिनकी जीडीपी 2 है वो 2 रुपए पे नहीं करेंगी, वो हो सकता है 2.5 रुपए पे करें, या हो सकता है 2.25 रुपए पे करें, राइट। तो अगर वो 2.25 रुपए पे करेंगी या 2.5 रुपए पे करेंगी तो जिनकी जीएनपी 1 है वो 1.25 रुपया पे करेंगी, हाफ पे करेंगी। तो जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिन कंट्रीज के पास ज्यादा पैसा है, जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, वो ज्यादा पैसे पे करती, जिनकी इकोनॉमी कम है वो कम पैसे पे करती। पहले बजट बनता है, बजट बनाने के बाद वो जीएनपीज के ऊपर डिवाइड हो जाता है, जिसकी जीएनपी ज्यादा होती है वो ज्यादा पैसे पे करती, जिनकी जीएनपी कम होती है वो कम पैसे पे करती। ठीक है जी। हर साल अमाउंट पे करनी पड़ती है, हर साल कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर होती है। बजट 2 साल के लिए बनता है, कंट्रीब्यूशन हर साल होती है। ठीक हो गया जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर और काम भी है। अब आप देखिए ना, हर स्टेट के ऊपर इतना बजट, इतना बोझ नहीं डाला जाता कि स्टेट्स कहें कि सर ये क्या बात हुई कि आप हम पे ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं वो कि जो थोड़ा बहुत, फॉर एग्जांपल 75 रुपए डिवाइड हो गए ना, आपके पास स्टेट्स हैं, 25 स्टेट्स हैं जिनकी जीएनपी 2 है, ये 2 रुपए पे करेंगी, 50 रुपए आ गए। 25 स्टेट्स वो हैं जिनकी जीएनपी 1 है, 25 रुपए इनकी आ गए। टोटल कितने बन गए? 75। जो बाकी के 25 रुपए हैं वो यहां से आते हैं वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से। वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से भी आ सकते हैं, वो कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन में अमाउंट एक्स्ट्रा भी आ सकती है। ये यूनाइटेड नेशंस की अपनी मर्जी होती है, उन्होंने बजट पूरा करना होता है, बस किसी तरह बजट उन्होंने अपना पूरा करना है। कभी कभार वो बजट वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन के जरिए पूरा कर लेते हैं। अगर स्टेट्स कहेंगे सर इस दफा कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से अब सूरत पूरी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमी जो है वो उसको खराब हुआ है, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब हुई है बजट कोविड-19 की वजह से। अब इसका मतलब ये है कि जो स्टेट ज्यादा पे कर रही थी पहले, अब वो उतनी ज्यादा पे नहीं करेंगी। तो फिर जो स्टेट ज्यादा पे करती हैं, कर रही थी, वो एक मिनिमम अमाउंट पे करेंगी, जो बाकी पैसे बच जाएंगे वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से आएंगे। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेट्स भी कर सकती हैं, इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, कंपनीज भी कर सकती हैं। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट होना जरूरी नहीं है। कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ स्टेट्स करती हैं जो कि मेंबर ऑफ यूएन है, लेकिन जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। जिस तरह बिल गेट्स है, बिल गेट्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटर्स फॉर दी जो आपके पास बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। दुनिया में जो इंडिविजुअल सबसे ज्यादा वॉलंटरी बेसिस पर यूएन को बजट देता है वो बिल गेट्स है। तो जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास स्टेट्स भी कर सकती हैं, इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, वो उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं। ठीक है जी। ये आपके पास अल्टीमेटली चीज जो एग्जिस्ट करती है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास एग्जिस्ट करती है। नहीं, यूनाइटेड नेशन से कोई रिटर्न तो नहीं मिलता उनको, लेकिन आपने भी तो फॉर एग्जांपल आपने वो सदका खैरात जो करनी होती है, या आपने जो कंट्रीब्यूशन जो चैरिटी करनी होती है, तो चैरिटी आपने करनी होती है किसी ना किसी स्टेट को, किसी ना किसी चीज में चैरिटी करनी होती है, तो चैरिटी करते हैं सारे के सारे इसको।
भैया आप बिल गेट्स की बात करें, बिल गेट्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट जो चैरिटेबल जो आपके पास इंडिविजुअल है दुनिया में, वन ऑफ द हाईएस्ट चैरिटेबल इंडिविजुअल्स दुनिया में जो है वो बिल गेट्स है। बिल गेट्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूएन को भी करता है, और बिल गेट्स जो है सबसे ज्यादा बड़ी जो प्राइवेट स्कॉलरशिप है किसी यूनिवर्सिटी की, वो आपके पास गेट्स स्कॉलरशिप है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की। जो गेट्स स्कॉलरशिप, गेट्स GATES, गेट्स स्कॉलरशिप, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की गेट्स स्कॉलरशिप है, वो आपके पास बिल एंड मिलिंडा गेट्स, जो बिल गेट्स और उसकी जो वाइफ है मिलिंडा गेट्स, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है बिल एंड मिलिंडा गेट्स। ये कंट्रीब्यूट करते हैं सबसे ज्यादा बड़ी स्कॉलरशिप दुनिया की जो इंडिविजुअल है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स। 310 मिलियन यूएस डॉलर्स की स्कॉलरशिप है हर साल देते हैं। 310 मिलियन यूएस डॉलर्स, इतनी बड़ी स्कॉलरशिप रही। 310 मिलियन यूएस डॉलर्स जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को देते हैं हर साल। One of the, this is the biggest individual scholarship given by an individual for an organization या for an university या for a college, और कुछ भी आपके पास एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो गेट्स स्कॉलर, उनके नाम से ही है स्कॉलरशिप, गेट्स स्कॉलरशिप। 310 million US dollars every year is given by Bill and Melinda Gates organization to the Gates scholarship। ठीक है जी। तो आपके पास इसी तरह ये फिर यूनाइटेड नेशंस को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब WHO के ऊपर पोलियो में जितनी वैक्सीनेशन है, पोलियो के लिए जितनी आपके पास रिसर्च हो रही है, वो बिल गेट्स करवा रहे हैं। बिल गेट्स इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द पोलियो रिसर्च। दुनिया में जहां जहां पोलियो वैक्सीनेशन जा रही है, पोलियो वैक्सीनेशन जहां जहां दुनिया में जा रही है, उसकी कॉस्ट बिल गेट्स पूरी करता है। तो जो चैरिटी वर्क है, आप इसके पास जो आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप इसको जो है वो कह सकते हैं, CRP जो कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कंपनीज की वो भी होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पैसे पे करती हैं, स्कॉलरशिप्स देती हैं, वो चैरिटी करती हैं। ये सारी की सारी मिलके आपके पास वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आती है। तो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी डन बाय द स्टेट्स, कैन बी डन बाय द इंडिविजुअल्स, कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। कोई भी कर सकता है चैरिटेबल आपके पास जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशंस को। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक स्टेट जिसके पास बहुत ज्यादा इकोनॉमी इसकी बहुत अच्छी तरह यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशंस जो टोटल आपके पास जो बजट है ना यूनाइटेड नेशंस का टोटल बजट, उसका 17%, 17% सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स देता है। टोटल 17% ऑफ द एंटायर बजट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज गिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी है, जिसमें कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन भी। तो 17% of the entire budget of United Nations, right, is given by the United States of America, जिसके अंदर कंपल्सरी और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इकट्ठे शामिल है। मिलाकर आपके पास जो है वो बनता है आपके पास यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 17% बजट। ठीक है जी। तो ये आपके पास ओवरऑल तरीका है जिसके जरिए पैसा आता है यूनाइटेड नेशंस के पास। क्लियर है? आखिरी बात कर रहा हूं, उसके बाद हम खत्म करते हैं इसको। ठीक है, और आगे चलते हैं। आखिरी बात इसी के अंदर फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस के अंदर, फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस में जो आखिरी बात है नंबर 3, वो ये है कि आर्टिकल 19 ऑफ द यूएन चार्टर, आर्टिकल 19 ऑफ द यूएन चार्टर ये कहता है कि इफ अ स्टेट फेल्स टू प्रोवाइड the compulsory contribution, if a state fails to provide the compulsory contribution and the unpaid amount of the state becomes equivalent to 2 years, यानी अगर 2 साल कंसेक्टिव स्टेट जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जो है वो बजट जो है उसको वो ना दे, यूनाइटेड नेशंस का जो बजट कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन का जो बजट है वो स्टेट ना दे वो बजट, तो उसका वोट इन जनरल असेंबली सस्पेंड कर दिया जाता है। आर्टिकल 19 ऑफ द यूएन चार्टर सेज इफ अ स्टेट फेल्स टू प्रोवाइड द कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, कंपल्सरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, and the unpaid amount becomes equivalent to 2 years, the state's right to vote in the general assembly is suspended. वो सस्पेंड कर दिया जाता है।
जी 2 साल के लिए कंसेक्टिव 2 साल वो पे ना कर पाए, 2 साल कंसेक्टिव पे ना कर पाए, तो उनका राइट टू वोट जनरल असेंबली में सस्पेंड कर दिया जाता है। आर्टिकल 19 में लिखा 19 आर्टिकल 19 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो द आर्टिकल 19 सेज दैट द जो है वो दी आपके पास वोटिंग पावर ऑफ अ स्टेट is will be suspended if the state fails to provide the compulsory contribution for 2 consecutive years। ये आपके पास अल्टीमेटली जो एग्जिस्ट करता है। पर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इसलिए आती है क्योंकि कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन के अंदर जरूरी तो है कि हर दफा स्टेट्स की कोई जीएनपी कम ज्यादा होती रहती हैं। अगर स्टेट्स की सारों की कलेक्टिवली जीएनपी कम हो जाए तो फिर स्टेट्स तो पे नहीं कर पाएंगी अपने अमाउंट, क्योंकि उन्होंने उनकी जीएनपी पे डिपेंड करता है, तो उनके ऊपर ज्यादा बोझ आ जाएगा। वो कहेंगे जनाब हमारा तो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बोझ ना डालें, तो फिर एक्स्ट्रा बोझ पर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से पूरा किया जाता है। फिर स्टेट्स अपनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा पे कर देती हैं, या जो आपके पास इंडिविजुअल्स हैं या आपके पास वो सारी की सारी चीजें वो अल्टीमेटली ऐड कर दी जाती है। क्लियर है जी? तो ये आपके पास वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का हिसाब किताब होता है। इफ समवन जो है कैन नॉट पे, तो आपके पास वो अल्टीमेटली आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन एग्जाम रिगार्डिंग आता है वो इंडियन मेंबरशिप का आएगा, वो हम कल पढ़ेंगे ना, आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि वो किस तरह डील किया जाता है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको। मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में मैं जाऊंगा ना, अभी तो जनरल असेंबली पढ़ा रहा हूँ, सिक्योरिटी काउंसिल में जब मैं जाऊंगा तो आपको फिर वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की चीजें आपके पास सारी की सारी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा आखिरी बात, बल्कि याद आ गया, आर्टिकल 19 आपको मैं बता रहा था कि अगर स्टेट 2 साल तक अपने कंसेक्टिव अमाउंट अपनी पे ना कर सके तो उसका राइट टू वोट सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 19 के एंड पे लिखा हुआ है आखिरी लाइन में, इफ द यूनाइटेड नेशंस जो है अगर वो चाहे, यूनाइटेड नेशंस अगर चाहे तो अगर कोई स्टेट पैसे नहीं पे कर पा रही तो वो उसको माफ भी कर सकती है। यूनाइटेड नेशंस अगर चाहे और अगर स्टेट पे नहीं कर पा रही तो यूनाइटेड नेशंस की पावर ये भी है कि वो उसको माफ भी कर सकती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में कि किसी स्टेट की मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड हुई हो बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ था कि एक स्टेट है सीरिया लियोन, जो अफ्रीकन कंट्री है सीरिया लियोन, वो नहीं पे कर पाए थे अपनी अमाउंट, तो उनकी अनपेड अमाउंट 2 साल पे पहुंच गई थी। तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की थी यूनाइटेड नेशन से कि सर हमारा अपना फाइनेंशियल क्राइसिस इतना चल रहा है कि हम आपके पैसे को नहीं पे कर पा रहे। तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने उनका जो पैसा है वो माफ कर दिया था, तो यूनाइटेड नेशंस ने उसको वेव ऑफ कर दिया था। तो यूनाइटेड नेशंस के पास ये पावर है कि वो पैसे को वेव ऑफ भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ एक स्टेट ऐसी है सीरिया लियोन, जिसका पैसा उन्होंने माफ कर दिया था क्योंकि वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके फाइनेंशियल मसले चल रहे थे उनके कंट्री के अंदर। तो वैसे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्टेट को सस्पेंड किया गया हो क्योंकि उसको पैसे नहीं पे कर पा रहे। ठीक है जी? तो ये आपके पास एक एग्जांपल थी सीरिया लियोन की, जो कि हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी? आपके पास क्लियर हो गया? मरियम, डू स्टेट्स पेइंग वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन गेट एनी बेनिफिट? नो, दे कांट गेट एनी बेनिफिट। आप अगर चैरिटी देते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है उसका? मरियम आप मुझे बताएं, आप चैरिटी देती हैं, अफ्रीकन स्टेट है जी, सीरिया लियोन इज अफ्रीकन स्टेट, आप चैरिटी देती हैं तो उस चैरिटी का आपको क्या फायदा है? क्या फायदा है चैरिटी का आपको? वो फायदा है, इस्लामी स्टेट्स का भी कोई फायदा नहीं है, वो आपको कोई फायदा नहीं उसका। बस ये होता है कि ये है कि उन्होंने काम पूरा कर दिया उनका, स्टेट्स ने किसी ने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करके हेल्प कर दी है। यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग चलती रहती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की जो काम कर रही है, वो नहीं पूरा कर पा रहे उसको तो कोई पैसा उसको देके उसका काम पूरा कर देता है। ठीक है जी? इन्फ्लुएंस इंक्रीज करता है बेसिकली आपके पास जब आपके पास कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन आप ज्यादा कर देते हो। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के जरिए भी इन्फ्लुएंस इंक्रीज करता है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप ऑलरेडी 17% बजट को कर रहे हो, तो इससे ज्यादा आप और कितनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर दोगे, और कितनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर दोगे? 18% कर दोगे। इतना पैसा तो आप ऑलरेडी दे रहे हो, तो ऑलरेडी इतना इन्फ्लुएंस है आपका पैसे का, ऑलरेडी इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास ओवरऑल फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो स्टार्ट करेंगे वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है जाएंगे। ठीक है जी? अपना ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, इनको कल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इस पूरे के पूरे लेक्चर को जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने जो है वो डिस्कस करना है इंशाल्लाह। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।